हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में एक्सप्लेनेशन सेम एज स्कूल स्टाइल में। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट, वो भी चैप्टर 6 का, द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और आई होप कि यहीं पे आपको साथ के साथ ये लर्न भी हो जाएंगे अगर आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनोगे तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो आपको बिना सर्च में टाइम गवाए आसानी से एक जगह मिलती रहे। नाउ कम टू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। फॉर क्वेश्चन नंबर 1, वाई वाज द पोस्ट मौर्यन इरा नोन एज द इरा ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, जो मौर्यों के बाद का युग था उसको रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्गठन का युग क्यों कहा जाता है। इसके लिए आपको आंसर लिखना है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जस्ट ए सेकेंड, मैं पेंसिल चेंज कर लूँ, ये दिस वन। हाँ, तो आंसर हम लिखेंगे, द पोस्ट मौर्य इरा इज कॉल्ड द इरा ऑफ reorganization because after the fall of the Maurya Empire around 185 BC, many new and smaller kingdom emerged across the Indian subcontinent। तो जैसा कि आपने बुक में पढ़ा भी है, जो हमने चैप्टर रीडिंग वाली वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो मौर्य साम्राज्य के लगभग 185 ईसा पूर्व, उसके पतन के बाद में, जब उसका पतन हुआ तो जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो कई नए और छोटे राज्यों में बटा, उसमें कई छोटे और नए राज्य उभर के आए, इसलिए इसको पुनर्गठन का युग कहा जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन का टाइम बोला जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। The large Maurya Empire broke into several competing kingdoms and regions, leading to a reshaping of political power। अब जो बड़ा मौर्य साम्राज्य था वो अपने कई सारे कंपीटिंग किंगडम्स में, प्रतिस्पर्धी राज्यों और क्षेत्रों में टूट गया, जिससे राजनीतिक शक्ति का दोबारा से रीशेपिंग हुई, पुनर्गठन हुआ। द नॉर्थ वेस्ट became weak, allowing foreign group like the Indo-Greek, Sak and Kushanas to enter India। तो जो हमारा उत्तर पश्चिम छोर था वो कमजोर हो गया, जिससे कि जो इंडो ग्रीक थे, शक थे, कुषाण थे, जैसे विदेशी समूह भारत में आए, जो आपने पढ़ा भी है चैप्टर में। नाउ दिस पीरियड सो द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज एंड द चेंजेस इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। तो इसी समय में, इसी काल में अलग अलग संस्कृतियों का मेल, नए राज्य वंशों का उदय और कला, वास्तुकला और साहित्य में बड़े बड़े बदलाव हुए। रूलर्स इन दिस इरा आल्सो बिगन टू सपोर्ट डिफरेंट बिलीव्स एंड एनकरेज ट्रेड्स एंड कल्चर एक्सचेंज। तो जो इस युग के शासक थे उन्होंने अलग अलग धर्मों को, विभिन्न धर्मों को समर्थन दिया, जैसे कि आपने पढ़ा भी, जाना भी है, और व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा भी उन्होंने दिया। हैंस इट वाज ए टाइम ऑफ पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल रीऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो समय था वो राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्गठन का समय था। तो इसको पुनर्गठन का समय कहा जा सकता है इन सब के बावजूद। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए नोट ऑन द संगम लिटरेचर इन 150 वर्ड्स। तो जो संगम लिटरेचर है, संगम साहित्य है, उस पर आप 150 शब्दों में एक नोट लिखिए, शॉर्ट नोट। आंसर, संगम लिटरेचर इज एन अर्ली बॉडी ऑफ तमिल लिटरेचर फ्रॉम एंशियंट साउथ इंडिया, इज आल्सो कॉल्ड द पोएट्री ऑफ द नोबल वंस। तो जो संगम साहित्य है वे प्राचीन दक्षिण भारत की तमिल साहित्य की शुरुआती रचना है। जो तमिल साहित्य था दक्षिण भारत में, उसकी शुरू की तो रचना है, जैसा आपने पढ़ा, जिसे श्रेष्ठों की कविता, द पोएट्री ऑफ द नोबल वंस, मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं उनकी कविता भी कहा जाता है। इट वॉज
produced roughly between 300 BC and 300 CE by Tamil poets who belongs to the Tamil Sangam, a group of scholars and poets based in the ancient city of Madurai. तो ये लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के बीच मदुरई शहर के तमिल संघ के कवि और विद्वानों द्वारा लिखा गया था। जैसा आप ये सब चीज़ें जानते हो, वही आपको यहाँ पे अच्छे से लिखनी है। बस ये सब चीज़ें आपने चैप्टर में रीडिंग में पढ़ रखी हैं। The literature consists mainly of poetry that covers themes like love, war, ethics, and the everyday life of people, unlike other Indian early literature which is most religious. तो जो इस समय का ये साहित्य था वो मुख्य रूप से पोएट्री, कविताओं का संग्रह था, जिसमें प्रेम, युद्ध, नैतिकता और लोगों के डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा के जीवन, एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा के जीवन की बातें हैं जो दूसरे धार्मिक भारतीय साहित्यों से अलग है। द संगम पोएम्स प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर, सोसाइटी एंड किंगडम ऑफ एंशिएंट तमिलनाडु, स्पेशली द चेर, चोल एंड पांड्याज किंगडम। तो जो ये संगम कविताएं हैं वो हमें प्राचीन तमिलनाडु की संस्कृति, समाज और चोल, चेर और पांड्या राज्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें देती है। There were around 473 poets, including many women, who contributed to this collection. तो इस जो ये पूरा कलेक्शन है, संग्रह है, इसमें लगभग 473 पोएट मतलब कवि, ठीक है, जिनमें कई सारी महिलाएं भी थी, उन्होंने योगदान दिया है। द संगम वर्क्स आल्सो रिफ्लेक्ट द ब्लेंडिंग ऑफ द्रविडियन एंड Northern Indian influence, making them an important source for understanding early South Indian history and literature. तो जो संगम ये कृतियाँ हैं, कविताएं हैं, ये हमें द्रविड़, साउथ इंडिया को क्या बोलते हैं, द्रविड़ बोलते हैं। तो द्रविड़ और उत्तर भारतीय प्रभाव के मिलन को दर्शाती हैं, जो कि दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास और साहित्य को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now come to question number 3. Which rulers mentioned in this chapter included their mother's name in their title and why did they do so? तो ये जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, अध्याय पढ़ा है, इसमें कौन से शासक ने अपने नाम में अपनी माँ का नाम जोड़ा और उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो आपने पढ़ा है, देखिए, चलिए जानते हैं। सातवाहन थे, वो अपने नाम के आगे माता का नाम जोड़ते थे, अब उनके बारे में ही लिखते हैं। तो आंसर्स है, One ruler who included his mother's name in his title was गौतमीपुत्र सातकर्णी of the सातवाहन डायनेस्टी। तो एक शासक जिसने अपने नाम में अपनी माँ का नाम जोड़ा, वह सातवाहन वंश के गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। He was named after his mother गौतमी बलश्री। तो उनका नाम उनकी माँ गौतमी बलश्री के नाम पर रखा गया था। This practice symbolized the important role that mothers played in royal family and society. तो जो ये आदत थी, वे माताओं की राज परिवार और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक थी। Including the mother's name helped emphasize the ruler's royal lineage and strengthen his claim to the throne. तो जो माँ का नाम जोड़ने से शासक की राज परिवार की पहचान बढ़ती है, माँ का नाम जोड़ने से किसी भी शासक की राज परिवार की पहचान बढ़ती थी और सिंहासन पर उसका अधिकार और मजबूत होता था। It was also sign of respect to the Queen Mother, acknowledging her influence in governance and supporting her son's reign. तो यह रानी माँ के प्रति उनका सम्मान भी था, जो उनकी शासन में भूमिका को स्वीकार करता था। शासन में भूमिका थी ना, उसी को स्वीकार करने के लिए रानी माँ के प्रति उनका सम्मान था, जो वो देते थे। दिस ट्रेडिशन showed the
cultural value given to maternal heritage and was often used to legitimize power in times of political changes or succession disputes। तो यह जो परंपरा है कि मातृवंश को महत्व देने का सांस्कृतिक परिचायक थी। ठीक है, वहां की जो संस्कृत कल्चर था उसका परिचय देती थी। ठीक है, और राजनीतिक संकटों में शक्ति को वैध मानने के लिए लागू होती थी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। राइट ए नोट ऑफ 250 वर्ड्स अबाउट द वन किंगडम फ्रॉम दिस चैप्टर दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग, एक्सप्लेन व्हाई यू चूज इट। तो देखिए, जो आपने चैप्टर पढ़ा है, इसके किसी एक राज्य के बारे में आपको 250 शब्दों में शॉर्ट नोट लिखना है जो आपको रोचक लगे और बताना है कि आपने इसे ही क्यों चुना। तो चलिए हम इसमें अपने में सातवाहन किंगडम को चुन लेते हैं। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप उसको चुन सकते हैं। इसी तरह से आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं जो जो आपको पता हो। आंसर लिखेंगे द किंगडम आई फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर इज द सातवाहन किंगडम। तो इस अध्याय से मुझे जो सबसे रोचक राज्य लगा वो सातवाहन राज्य लगा। द सातवाहनाज रूल ए लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया आफ्टर द मौर्य एम्पायर एंडेड। तो जो मौर्य साम्राज्य के बाद सातवाहनों ने सेंटर और साउथ इंडिया के बड़े हिस्से पर शासन किया। What makes their kingdom fascinating is how they managed to bring stability to the Deccan region during a time of great political change। तो जो उनके राज्य की खास बात यह है कि उन्होंने जो साउथ सदर्न क्षेत्र था भारत का, दक्कन क्षेत्र था, उसमें राजनीतिक बदलाव के समय में स्टेबिलिटी, स्थिरता लाए हुए। क्योंकि फटाफट बहुत सारे किंगडम बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, तो इनकी वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी आई। द सातवाहनाज आर वेल नोन फॉर देयर सपोर्ट ऑफ ट्रेड, आर्ट्स एंड रिलीजन। तो जो सातवाहन थे अपने व्यापार, कला और धर्म के समर्थन के लिए प्रसिद्ध थे। दे इंकरेज बुद्धिज्म एंड बिल्ट मैग्निफिकेंट स्तूपास एंड टेम्पल दैट स्टिल टेल स्टोरीज ऑफ देयर रिच कल्चर। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और बहुत भव्य भव्य स्तूप और मंदिर बनाए जो उनकी समृद्ध संस्कृति, ठीक है, रिच कल्चर को की कहानी बताते हैं हमें आज भी। आई ऑल्सो एडमायर द वे दे ब्लेंडेड वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस लाइक दोज ऑफ द इंडो ग्रीक इनटू देयर गवर्नेंस एंड डेली लाइफ। मुझे यह भी पसंद है कि उन्होंने जो इंडो ग्रीक जैसे विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव को शासन और जीवन में शामिल किया। उन्होंने ये चीज़ ऐड की थी इंडो ग्रीक से लेके अपने शासन में। देयर रूलर्स लाइक गौतमी पुत्र सातकर्णी शोड रेस्पेक्ट फॉर बोथ देयर पैटर्नल एंड मैटरनल हेरिटेज, ए रेयर प्रैक्टिस विच आई फाइंड यूनिक। तो उनके जो शासक थे, जैसे ही गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, उन्होंने अपने पिता और माता दोनों की विरासत का सम्मान किया, जो कि दुर्लभ और बड़ा ही अद्वितीय है, यूनिक है। आई चूज द सातवाहनाज किंगडम बिकॉज इट रिप्रेजेंट ए पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ एम्पायर्स evolve after the Mauryas and how cultural and trade spread across South India। तो मैंने सातवाहन राज्य को इसलिए चुना क्योंकि यह दिखाता है कि मौर्यों के बाद में साम्राज्य ने कैसे विकास किया और दक्षिण भारत में संस्कृति और व्यापार कैसे कैसे फैला। द सातवाहनाज played a crucial role in connecting the northern and southern parts of the India through commerce and military strength, which is essential for understanding India's historical development। तो जो सातवाहन थे उन्होंने व्यापार और अपनी आर्मी, सैन्य शक्ति के माध्यम से भारत के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जो भारत के इतिहास को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। Now come to question number 5। Imagine you have the chance to create your own kingdom। तो आप कल्पना करिए कि आपके पास में आपका अपना राज्य बनाने का मौका है। What royal emblem would you choose and why।
तो आप कौन सा राज्य के चिन्ह चुनेंगे और उसको क्यों चुनेंगे? व्हाट टाइटल वुड यू टेक एज द रूलर? जब आप शासक बनेंगे तो एक शासक के रूप में आपका शीर्षक क्या होगा, टाइटल क्या होगा? राइट ए नोट अबाउट योर किंगडम इंक्लूडिंग इट्स वैल्यूज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सम यूनिक फीचर्स। तो अब आप अपने राज्य के बारे में इसके मूल्यों, वैल्यूज, रूल्स और उसके इम्पोर्टेंस, रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन और उसके सम यूनिक फीचर्स, उसकी विशेषताओं के साथ एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो चलिए अब आपको एक पूरा राज्य स्थापित करने में आपकी मदद करता हूं। आंसर, इफ आई वर टू क्रिएट माई ओन किंगडम, अगर मैं अपना राज्य बनाऊं, आई वुड चूज द रॉयल एम्बलम ऑफ ए लॉयन बिकॉज इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, करेज एंड लीडरशिप। तो मैं शेर को, लॉयन को अपने राज्य के चिन्ह, अपना राज्य के चिन्ह चुनूंगा क्योंकि यह शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। एज द रूलर आई वुड टेक द टाइटल ऑफ राजाधिराज, मीनिंग द किंग ऑफ किंग्स, symbolizing that I am responsible not only for power but also for justice। तो वो तो इसमें शासक के रूप में मैं राजाधिराज का पद ग्रहण करूंगा, जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा, जो शक्ति और न्याय दोनों का प्रतीक है। नो माई किंगडम वुड वैल्यू फेयरनेस, रेस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वीक। तो जो मेरा राज्य है वो न्याय, सभी का सम्मान और कमजोरों की रक्षा को इंपोर्टेंस, महत्व देगा। I would establish rules to ensure equal opportunities for education and work, encourage trade and arts, and maintain strong but fair law enforcement। ठीक है, तो मैं शिक्षा, एजुकेशन और काम के लिए समान अवसर देने का नियम बनाऊंगा ताकि सबको पढ़ने के और काम करने के बराबर अवसर मिले। व्यापार और कला को बढ़ावा दूंगा और मजबूत लेकिन न्यायपूर्ण कानून लागू करूंगा, क्योंकि कानून केवल न्यायपूर्ण होने से काम नहीं चलता, मजबूत भी होना चाहिए। Now unique features of my kingdom would include free hospitals, schools in every village and environmental care programs। अब जो मेरा राज्य है उसकी खासियतें होंगी कि हर गांव में तो मुफ्त हॉस्पिटल होंगे, स्कूल होंगे और जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट के इन्वायरमेंट केयर प्रोग्राम है वे भी मैं चालू कराऊंगा। रेगुलर काउंसिल with representatives from different communities would advise me, ensuring that all voices are heard। तो मुझे विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों वाले नियमित जो काउंसिल्स, परिषदें होंगी, वे सलाह देंगी जिससे हर आवाज सुनी जाएगी। I would also promote religious tolerance and cultural festival to bring people together। तो मैं जो धार्मिक सहिष्णुता होती है, रिलीजियस टॉलरेंस, इसका मतलब होता है दूसरे धर्मों के प्रति आदर भाव, और सांस्कृतिक त्योहारों को भी बढ़ावा दूंगा ताकि लोग एक साथ आएं। दिस किंगडम वुड बी ए प्लेस वेयर एवरीवन फील सेफ, रेस्पेक्टेड एंड मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट टू इट्स ग्रोथ। तो ये है राज्य ऐसा होगा जहां पर हर कोई सुरक्षित, सम्मानित महसूस करे और इसके विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित हो। Now come to question number 6। You have read about the architectural development of the post Maurya era। तो आपने मौर्यन इरा के बाद में, मौर्यन युग के बाद में कला, मौर्यन युग के बाद के काल की जो स्थापत्य प्रगति है, मतलब जो आर्किटेक्चर वहाँ पे उस टाइम पे डेवलप हो, उसके बारे में पढ़ा है। टेक एन आउटलाइन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड मार्क द अप्रोक्सीमेट लोकेशंस ऑफ सम ऑफ द एंशियंट स्ट्रक्चर मेंशन इज दिस चैप्टर। तो अब आपको भारत की एक पूरी रूपरेखा बना लेनी है और इस चैप्टर में जितने भी प्राचीन संरचनाएं हैं जिनका उल्लेख हुआ है, ठीक है, उनके अनुमानित स्थान आपको चिन्हित करने हैं। मतलब इंडिया के मैप में आपको जो पुराने अच्छी स्ट्रक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, उनको आपको मार्क करना है। तो चलिए आपको मैं साइट्स बता देता हूँ, मार्क आप खुद से कर सकते हैं।
द की आर्किटेक्चरल साइट्स फ्रॉम द मोस्ट मौर्यन इरा कैन बी मार्क ऑन द मैप एज फॉलोज। तो मैं आपको केवल ये गाइडलाइंस दे रहा हूँ, मार्क आपको खुद करनी है। द सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड एंड फर्दर डेवलप्ड लेटर। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप है, मौर्य काल के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है, जिसे बाद में भी विकसित किया गया, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। द अजंता केव्स फेमस फॉर देयर रॉक कट आर्किटेक्चर एंड बुद्धिस्ट फ्रेस्कोस। फ्रेस्कोज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अब जो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं जो कि चट्टानी कलाकृति, चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, और बौद्ध धर्म की उस पर चित्र भी बने हुए हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। अब मैं दूसरे नंबर पर अजंता केव्स को करूँगा। द गांधार रीजन कवरिंग पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाज नोन फॉर ए फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन आर्ट स्टाइल ड्यूरिंग द कुषाण एम्पायर। अब जो गांधार का क्षेत्र है जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से में है, तो कुषाण साम्राज्य के दौरान जो ग्रीक और भारतीय कला के मेल के लिए वो जाना जाता है, तो मैं गांधार को इसमें मार्क करूँगा। गांधार लेकिन भारत सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आएगा, इंडिया के मैप में नहीं आएगा। अदर इम्पोर्टेंट साइट्स इंक्लूड द भरूत स्तूप इन मध्य प्रदेश एंड द अमरावती स्तूप इन आंध्र प्रदेश विच रिफ्लेक्ट रीजनल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स। उसके बाद में क्या क्या करेंगे हम, और दूसरे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे कि मध्य प्रदेश का बरहूत का स्तूप आपने पढ़ा है, आंध्र प्रदेश का अमरावती स्तूप है। ठीक है, जो क्षेत्रीय कला विकास को दिखाते हैं इनको भी हम वो करेंगे, मार्क करेंगे। These monuments illustrate the religious and cultural diversity that flourished after Maurya Empire, making advanced sculpture, architecture and Buddhist art। तो ये जो स्मारक हैं वो मौर्य साम्राज्य के बाद में धार्मिक सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं और मूर्तिकला, वास्तुकला एवं बौद्ध कला की प्रगति को भी दिखाते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट फिनिश हो जाता है। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, आपको साथ के साथ लर्न करने में हेल्प हुई या नहीं हुई ये भी बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।